गुड इवनिंग। वर्क, पावर एंड एनर्जी, राइट। डाउट्स बोलिए, क्या डाउट्स है इसमें। WP D1 एक्सरसाइज, क्या डाउट्स, क्वेश्चन नंबर बोलिए। सर फिफ्थ वन। फिफ्थ, सर 13, 12, 13, 14। 3 4 3 4 6 7 8 12 13 14 4 5 6 7th हो गया, 15th 17th 18th 21st 26th 25th 20th 22nd 28th 30th। देखते हैं यार क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a force F stops a body of mass m moving with velocity u in a distance s. The force required to stop a body of double the mass moving with double the velocity in the same direction. फोर्स क्या बोल रहा है, फोर्स F stops the body moving with velocity u, u से जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इस साइड लग रहा होगा, राइट। और कहीं यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0। इतना डिस्टेंस ये कवर किया s, इतना डिस्टेंस ये कवर किया s। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर लेते, एक बार देखते उससे आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय F, दूसरा फोर्स तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे जिसका वर्क हो रहा है के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसका जो वर्क होगा माइनस, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया Fs, 0 हो जाएगा, माइनस हाफ mu स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से Fs की वैल्यू हो गई हाफ mu स्क्वायर, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो, अगर तुम अगर ऐसे फाइंड करोगे ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही आएगा, यही इक्वेशन आएगा। सेकेंड, अभी फोर्स क्या हो गया है, डबल, नहीं फोर्स फाइंड करना है, F डैश बोल दीजिए, डबल द मास। अभी मास इसका हो गया है 2m, पहले मास m था, अभी मास हो गया है 2m। वेलोसिटी क्या हो गई, डबल, मतलब 2v, 2u, 2u। और फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मुझे यही डिस्टेंस फाइंड करना है, डैश बोल देते हैं अपन। तो यहाँ से भी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल काइनेमेटिक्स यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। वर्क डन बाय F डैश इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा F डैश इंटू एस डैश, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 2m इंटू 2u स्क्वायर। तो माइनस से माइनस जाएगा तो F डैश एस डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू 4u स्क्वायर। डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, एस डैश की वैल्यू एस डैश इज एस, एफ डैश एस इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर इंटू 8, 4 इंटू 2 अलग कर देते हैं इसको 8। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एस इक्वल्स टू एफ एस इंटू 8 फ्रॉम 1, एस से एस कैंसल आउट हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 8f, एफ डैश क्या आ जाएगा 8f, यही आंसर आ जाएगा इसका। नॉर्मल काइनेमेटिक्स से भी यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एस 8f, नॉर्मल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे, सेम आंसर आएगा। फोर्थ,
क्या दिया हुआ, बकेट फिल्ड विथ वाटर weighs 20 kg. 20 kg is raised from a well of depth 20 meter. If the linear density of the rope is 0.2 kg per meter, the amount of work done क्या आ जाएगा? कहां से इसको ये पुल किया? 20 kg is raised from a well of depth 20 meter if the linear density of the rope is इतना. तो लीनियर डेंसिटी पर मीटर, तो इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है क्या? तो बकेट भी 20 मीटर ही रहा होगा. जब 20 मीटर डेप्थ है तो बकेट का लेंथ भी कितना 20 मीटर रहा होगा, राइट? सपोज ये जो है ये वेल का डेप्थ ये ऐसा है और फाइनली ये ऐसा हो गया. इसको बाहर जो ला रहे अपन, फाइनली ये ऐसा हो गया, राइट? तो कितना मीटर इसका डेप्थ रहा? ये है 20 मीटर. ये कितना है? 20 मीटर. तो फाइनली जब ये यहाँ पे आ गया तो 20 मीटर इसको पुल किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो उसको फाइंड करने के लिए पहले आईसी को किसी एक को रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लाइन लिया. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा, राइट? इसका सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पे रहा होगा ये वाला. तो ये कितना डिस्टेंस 20 मीटर गया है. तो 20 मीटर गया है तो डेल्टा यू की वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करोगे, इसका कितना हो जाएगा? mg इंटू 20. और रोप के लिए क्या आ जाएगा? रोप कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर लेंथ है उसका. तो मास पहले फाइंड करो, m डैश g इंटू 10 हो जाएगा. पहले यहाँ पे आ गया तो 20 हो गया. यहाँ पे था पहले पूरा रोप यहाँ पे आ गया ना यार, ऐसा रहा होगा रोप, अभी इस टाइप से रख दिया उसने. तो पूरा रोप जो है 20 मीटर पे है, पहले ऐसा था तो -10 कर दो. माइनस सेंटर ऑफ मास पे पूरे रोप के मास को अज्यूम करेंगे, m डैश g इंटू 10. तो यहाँ से क्या आ रहा है? 20 इंटू 10 इंटू 20 प्लस m डैश की वैल्यू मास ऑफ रोप क्या आ जाएगा? m डैश इज मास पर यूनिट लेंथ को आप लैम्डा मान लीजिए, लैम्डा इंटू एल, राइट? तो 0.2 इंटू 20 कितना आ जाएगा यार? 4 kg. तो 4 इंटू 10 इंटू 20 -4 इंटू 10 इंटू 10, 4000 प्लस 800 माइनस 400. तो यहां से आंसर क्या आ रहा है आपका? 4400 जूल. तो वॉक, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यही क्या हो जाएगा? वॉक डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. वॉक डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, राइट? तो वॉक डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट यही हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4400 जूल आ जाएगा. कुछ समझ में? स्टार्टिंग का पार्ट समझ सकते हो आप? क्या? स्टार्टिंग का पार्ट आप समझ सकते हो एक बार? नहीं समझाऊंगा, बोलो आगे. अरे डाउट है तो पूछो ना सर, कि स्टार्टिंग का पार्ट समझा दो. समझा सकते हो? क्या पूछ रहे हो? जब डाउट है तो पूछो ना डायरेक्ट कि सर ये बता दो. समझा सकते हो कहाँ से आ जाता है ये? देखो यहाँ ये मान लीजिए ये वेल, राइट? बकेट होगा कुछ ऐसा, बकेट है यहाँ पे ऐसा, इस टाइप का ऐसा रहा होगा. यहाँ से पुल कर रहा होगा कोई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर.
राइट। तो इसका लेंथ आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी लेंथ कुछ भी अज्यूम करना है तो आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से इसका। तो मैं इसका लेंथ अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसका बकेट का। अगर आप अज्यूम करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। नहीं तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो कितना आएगा, 20 मीटर आएगा, राइट। स्ट्रिंग का लेंथ कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। सर बकेट को पॉइंट पार्टिकल मान लो। यस। फाइनली देखो ये यहाँ पे आ गया ना ऐसा, नहीं भी एज्यूम करोगे तो आंसर थोड़ी चेंज आएगा। ये ऐसा आ गया, देखो स्ट्रिंग ऐसी आ जाएगी, मतलब स्ट्रिंग को यहाँ से पुल कर रहे होंगे, राइट, यहाँ से ऐसे, क्योंकि फाइनली ये बकेट यहाँ पे आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से पुल कर रहे होंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो 20 मीटर होगा। पूरा यहाँ से यहाँ पे लाए ना यार, तो यहाँ से यहाँ तक जो ला रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ, ये तो 20 मीटर है ना। यस सर। इसका मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 20 मीटर रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियस है ना स्ट्रिंग उतने लेंथ का तो रहा होगा, 20 मीटर का मिनिमम। तो वही कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो अब मुझे ये बताओ कि जब भी आपको वर्क डन फाइंड करना है, कोई फोर्स, इस फोर्स लगा के अपन पुल कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, इसका mg और इसका mg, उसी के अगेंस्ट वॉक हो रहा है, राइट। अरे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका, और इस स्ट्रिंग का mg इस डायरेक्शन में लग रहा है m' और इसका mg जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी के अगेंस्ट ये f जो है वो वॉक कर रहा है ना। यस सर। अरे ये बात समझ में कुछ, तो उसके उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय आप ग्रेविटी फाइंड कर लो और उसको माइनस कर दो, तो वर्क डन बाय 4f आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी ही फाइंड करो ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी। तो देखो यहाँ से जब ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास को देख लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में क्या आएगी, इसके केस में क्या आएगी, बकेट के केस में क्या आएगी, mg माइनस mg इंटू एच, राइट। अरे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। दूसरा इसका mg जो वो तो 10 सेंटीमीटर पे लग रहा होगा ना। फाइनली ये यहाँ से यहाँ आ गया, फाइनली जब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इस स्ट्रिंग का और यहाँ पे आ जाएगा, अब स्ट्रिंग ऐसे थोड़ी होगी, यहाँ पे आगे कौन पुल कर रहा होगा, पुल थोड़ी कर रहा होगा, स्ट्रिंग तो यहीं तक रहेगी, पूरी स्ट्रिंग यहीं पे आ जाएगी, ग्राउंड पे आ जाएगी। मान लो यहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड पे आ जाएगी पूरी स्ट्रिंग, राइट। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। कितना शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास, 10 मीटर। कितना शिफ्ट हुआ, 10 मीटर। तो इस पे जो ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा वो भी जो माइनस mg इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, -20 इंटू 10 इंटू 20 माइनस, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, स्ट्रिंग का लेंथ 20 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 0.1, मतलब 1 यूनिट का जो है मास है 0.2, 1 मीटर का बोल दो, 1 मीटर का है 0.2 kg। तो ऐसे ऐसे कितने मीटर है, 20, यहाँ पे 20 मीटर है, टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कितना है 20, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 kg आ जाएगा। ये मास ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, 4 kg। पुट कर दो ना, 4 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ से 4000 आ जाएगा, -400 आ गया, तो ये -4400 आ गया, राइट। तो वॉक डन बाय जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वॉक डन बाय एफ। जितना इस ग्रेविटी का वॉक होगा, नेगेटिव जो भी वॉक है उसका नेगेटिव वॉक ये होगा, एफ का होगा, बिकॉज एफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू -4400 है, इक्वल्स टू माइनस एफ, तो यहाँ से वॉक डन बाय एफ को 4400 लिख, उसी को मैं उस साइड पोटेंशियल एनर्जी से कर रहा था, क्योंकि आपको बताया है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको बताया है। तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेता और फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाता। तो आप इससे सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है अभी। सर अगर हम बकेट का वर्टिकल हाइट कंसिडर करते हैं तो फिर रोप आंसर तो में कोई 20 चेंज नहीं नहीं आएगा आएगा। ना। क्या क्या नहीं फिर आएगा, तो फिर तो रोप का लेंथ 20 कैसे आएगा, बकेट का हाइट है ना, जितना वेल है उतना ही रोप है ना, मतलब उससे हाँ थोड़ा तो छोटा होगा अगर
बकेट का हाइट होगा तो। क्या चीज, लेंथ ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, अगर हम बकेट का हाँ, हाइट तो तुमको कंसिडर। तुमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा ना यार, कि यहीं से थोड़ी वो इसको जो है सस्पेंड कर रहा होगा, कुछ तो हाइट होगी ना। ये यहाँ पे है, ऐसा कर रहा होगा ये, राइट, ऐसा कर रहा होगा ये, इस टाइप से। So, but how we know that the roof is 20 अरे centimeter? That's तुम why you're ऐसा thinking अज्यूम about कर that. लो We ना are not यार कि इसका considering लेंथ that way. नेग्लिजिबल है। जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो क्या ले सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन क्या हो सकता है? सर, बकेट का लेंथ निगलेक्ट करना। बस नेग्लेक्ट करो। ओके। जब गिवन ही So, नहीं है, so you एग्जैक्ट need to लेंथ think गिवन about नहीं that, है, तो right? क्या Because we करेंगे? are हेलो। बोलो क्या डाउट? हाँ सर, आप बोल रहे थे ना। जब लेंथ गिवन नहीं है, इसका मतलब ऐसा सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसके लेंथ को नेग्लेक्ट करो और इसका 20 मीटर लेंथ अज्यूम करो, ओके। आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, n identical cubes each of mass m and side l are on the horizontal surface, then the minimum amount of work done to arrange them one on the other is। पहले कैसा है, लेंथ एल है, साइड लेंथ एल, ऐसे ऐसे क्यूब्स है, राइट, इस टाइप के क्यूब्स है। तो इसी को मैं रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लेता हूं, रेफरेंस लाइन। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, यू इनिशियल कितनी होगी, एम जी, ये वाला डिस्टेंस एल बाई एल बाई टू। और ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स है, एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर। कुछ आई बात समझ में? सर, तो ये ये यू टोटल इनिशियल। इनिशियल है ना? टोटल हाँ, इनिशियल। फिर अभी क्या है, ये ऐसा हो गया क्यूब, राइट, इस टाइप से। तो अभी जब आप फाइनल एनर्जी देखेंगे, यही रेफरेंस लाइन है, तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या आएगा, एम जी एल बाई टू, सेकेंड का क्या आ जाएगा, एम जी इंटू, ये कितना आ जाएगा, 3 एल। एल बाई टू प्लस एल बाई टू, नहीं एल बाई टू प्लस एल, राइट। फिर सेकेंड का क्या आएगा, उसके बाद का क्या आएगा, एल बाय, यहाँ पे आएगा ना यार, तो एल बाई टू यस सर। प्लस टू एल, इस टाइप से आता रहेगा क्या, एम जी। थर्ड का क्या आएगा, एल बाई टू प्लस थ्री एल, राइट। यस सर। इसका फाइंड किया तो ये कितना है, एल है प्लस एल बाई टू, या एल बाई टू प्लस एल, इसका फाइंड किया तो ये एल बाई टू प्लस टू एल, इसका फाइंड किया तो ये एल बाई टू प्लस थ्री एल, इस टाइप से आता रहेगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो बेसिकली आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है, एन माइनस वन का पैटर्न दिख रहा है। फोर्थ है, एन माइनस वन इंटू एल, एन की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 3 एल हो जाएगा। तो nth का क्या आ जाएगा, प्लस एम जी इंटू एल बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू एल, राइट। यस सर। इसी में जनरल ये बना लो ना, इसमें पुट कर दो, एन की वैल्यू को जीरो, एन की वैल्यू को 1 पुट करो, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो एम जी एल बाई टू आया नहीं है, एम जी एल बाई टू। सेकेंड में पुट करो, ये 2 पुट करो, तो ये एल हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो टर्म आ रहा है आपको, एम जी कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ रहा है, एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एल प्लस एल बाई टू प्लस टू एल प्लस एल बाई टू प्लस थ्री एल बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू एल, राइट। एनी डाउट? नो सर। सर तो L/2 मतलब ग्राउंड से लेके फर्स्ट पॉइंट तक, और मतलब सेकंड वाले में, हाँ, और L सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ना, सेंटर ऑफ मास। ये एल है, राइट, हाँ ये अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो ये एल बाई टू हो गया। तो देखो क्या आ रहा है, एल बाई टू प्लस एल, इसके लिए अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो गया एल बाई टू और ये हो जाएगा 2l। थर्ड के लिए फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा एल बाई टू, ये हो जाएगा 3l। ओके सर। सर, यस,
सर हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कैसा, वो सारा जो ब्लॉक्स है उसको एक मास अज्यूम किया एंड देन यस यस ओके। यस, उससे भी करेंगे। सर लेकिन L/2 के लिए वो समझा नहीं सर। क्या बोल रहे हो ये बताओ, L/2 क्यों लिया ये पूछ रहे हो क्या ये वाला? सर आपने इनिशियल, हाँ सर वही। इसका मतलब तुमने लेक्चर अटेंड नहीं किया, राइट? क्लास नोट्स देखो जाके, क्या बताया था फिर से। जैसे एक रॉड है जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है? मास जो है वो एक ही पॉइंट पे नहीं है, हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस पूरे मास को कहां पे अज्यूम कर लेते हैं? उसके सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं। अब ये पॉइंट मास हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, राइट? तो अभी यहां से U फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? U फाइनल जो है देख लो mg, और ये L/2 कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स, n इंटू L/2, और आगे वाला जो टर्म आ रहा है वो L प्लस 2L प्लस 3L प्लस n-1 इंटू L, कुछ ऐसा आ रहा है। तो U फाइनल की वैल्यू क्या हो गई? mg इंटू nL/2, यहाँ से L कॉमन लो, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 इंटू L, राइट? अब ये पता है अपने को क्या होता है, mg nL/2 प्लस L, ये क्या होगा? L हटा दीजिए, 1 टू n-1 आ रहा है। कितने टर्म्स है इसमें? इसमें अभी टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको? n-1, n-1। तो फॉर्मूला पता है ना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, n इंटू n माइनस n, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, राइट? फॉर्मूला n की जगह पे n-1 लिखेंगे, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, -1 से ये जाएगा, तो यहाँ से u फाइनल इक्वल्स टू mg इंटू nL/2 प्लस n इंटू n-1 L/, तो यहाँ से देखो कुछ टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसको मैं डायरेक्ट लाऊंगा, एक तो ये जनरल मेथड है बेसिकली, n स्क्वायर L/2 माइनस nL/2, ये कैंसल आउट हो गया, तो u फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी? mgl n स्क्वायर बाय, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल, mgl n स्क्वायर बाय 2 माइनस mgl/2 इंटू n, तो यहाँ से आपका आंसर mgln/2 कॉमन ले लीजिए, n-1, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा U, तो आंसर भी यही होगा इंटू n-1। अब देखो इस वाले पार्ट को अलग से भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे फाइनल, क्योंकि फाइनली फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये इसका ये वाला लेंथ तो L है, राइट? और ये डिस्टेंस हो जाएगा NL, ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स हैं? n क्यूब्स, तो NL हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा NL/2, क्या हो जाएगा? NL/2। टोटल मास कितना आ जाएगा इसका? टोटल मास, ये पॉइंट मास हो गया, टोटल मास हो जाएगा Nm, अरे एक का मास m है तो n क्यूब से उसका मास क्या हो जाएगा? Nm। ये डिस्टेंस कितना है? NL/2। तो u फाइनल आप क्या लिखेंगे? mg इंटू दिस, m की जगह पे nm, mg इंटू दिस, क्या हो गया? mg l इंटू n²/2। तो डायरेक्ट आप ये वाला टर्म आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सिंगल क्यूब बना दिया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, टोटल लेंथ हो जाएगा NL, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा NL/2, तो मास हो जाएगा इसका Nm, बिकॉज n क्यूब से, तो यहाँ से U फाइनल ये हो गया, डायरेक्ट आ गया U फाइनल। तो वर्क, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू U फाइनल माइनस। क्लियर है? सर यस। सर ये मिनिमम वैल्यू आएगा फॉर वर्क हाँ, डन? मिनिमम तो आएगा ना, वरना फिर वेलोसिटी आ जाएगी ना यार उसकी। जैसे देखो क्या बताया है, अगर ऐसा अपन इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो एक चीज क्या बताई गई है कि इसको जब भी स्लोली
स्लोली का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही, मतलब पहले 0 थी तो अभी भी इतना स्लोली मूव करा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 0 ही है। तो उस केस में क्या होता है, क्या ये क्यूब जब ऐसा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, किसी भी पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है। अगर वेलोसिटी होती तो ये आंसर ये नहीं आता, फिर काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म आता। जैसे ऐसे समझिए, ये यहाँ पे है पार्टिकल, ब्लॉक यहाँ पे आ गया और इसकी वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब है यहां से यहां तक मूव करने में जितना वॉक किया गया होगा, जितना वॉक हुआ है, राइट, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो वॉक हुआ है, तो इसको वेलोसिटी देने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना यार। यस तो यहाँ पे तो वो वर्क ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है, वो वर्क किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहीं पे अगर इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती, सपोज इस पूरे सिस्टम की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती, तो जो वॉक करना होता, इसको अरेंज करने में तो वॉक करना ही पड़ा, और फिर इसके वेलोसिटी जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें भी वॉक करना पड़ेगा। तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? ये तो आएगा ही, प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सर क्या नहीं? सिस्टम बट ऊपर कैसे जाएगा? लाइक अरे ग्रेविटी मैं बोल रहा हूँ अज्यूम, देखो क्या बोल रहा हूँ कि सिस्टम, जब तुम्हारा ये डाउट्स है तो मैं उस डाउट्स को वैसे बता रहा हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी आ जाती इस डायरेक्शन में तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पाते, ये बोल रहा हूँ। ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मूव कर रहा है ये। सर तुम आप बोल रहे हो मतलब ईच इंडिविजुअल ब्लॉक को ये अगर क्वेश्चन पास। समझा क्या? एक मिनट, ये क्वेश्चन समझा क्या? ये बताओ अभी। हाँ यस बस हो गया, समझ लिया, हो गया। गुड। तो नहीं वो मिनिमम वाला पूछ रहा हूँ। अरे मिनिमम इसलिए है क्योंकि इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो सिर्फ इतना ही वॉक नहीं करना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी तुमको वॉक करना पड़ेगा ना। जैसे ये पार्टिकल, ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी आ गई, कैसे वेलोसिटी आई होगी? कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना, वॉक तो किया गया होगा ना इस पे, तभी तो वेलोसिटी आई। यस अगर इस सिस्टम की कोई वेलोसिटी होती तो उसके लिए भी वॉक करना पड़ता, राइट। तो इसलिए वो वॉक तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी वाला वॉक तो कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि ये रेस्ट में है। तो इसलिए मिनिमम एनर्जी यही होगी। तो मतलब सिस्टम राइट लेफ्ट कहीं भी जा रहा हो तो कहीं भी जा रहा होता, अगर वेलोसिटी आ जाती उसकी, कहीं भी जा रहा होता, वेलोसिटी आ जाती, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वॉक डन करना पड़ता आपको, तभी उसकी वेलोसिटी आएगी। वरना वेलोसिटी कैसे आएगी? उसकी इंपल्स देना पड़ेगा ना यार, तभी तो वेलोसिटी आएगी, यस कुछ ना सर। कुछ तो work करना पड़ेगा। तो वो भी ऐड हो जाता, बट उसको ऐड नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को देकर है। सर तो अगर सपोज हम जैसे स्लोली स्लोली रख रहे तो हम उसकी वेलोसिटी तो जीरो ऑलमोस्ट होती है, लेकिन अगर हम फास्ट फास्ट ब्लॉक्स को रखेंगे तो मतलब कुछ अरे वेलोसिटी कैसे भी ब्लॉक को रख दिया, समझो आपने, कैसे भी ब्लॉक को रख दिया, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ये देखना है कि वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में है या मोशन में है। रेस्ट में होगा आंसर यही आएगा, मोशन में होगा आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा ओके क्लियर? सर बट ऊपर तो नहीं जाएगा ना? दैट इज ओके ना? एक एग्जांपल ले रहा था, ऊपर कैसे जाएगा भाई साहब? हाँ ओके सर। और वो एक मैं पूछना भूल गया सर, प्रीवियस सम में लीनियर डेंसिटी एंड डेंसिटी इज द सेम थिंग ना? लीनियर डेंसिटी किसके लिए आता है? लेंथ के लिए आता है। डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी डिफरेंट है। एक होता है लीनियर, आगे सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगे, एक होता है लीनियर डेंसिटी, एक होता है सरफेस मास डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तुमने जो अभी तक पढ़ा है वो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको डेंसिटी बोलते हैं सिर्फ, वो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, वही गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। ओके कहीं पे मास पर यूनिट एरिया आएगा, उसको बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। वो डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास में वो सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। A ladder AB of weight 300 Newton and length 5 meter is lying on a horizontal surface. A man of mass 80 Newton is attached at end B. The work done in raising the ladder to the vertical position with end A in contact with the ground. देखो पहले ऐसा रहा होगा, पहले ये ऐसा था,
इस टाइप से ये ग्राउंड पे था, राइट, ये ग्राउंड पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, यू इनिशियल कितनी हो गई 0। अभी ये ऐसा हो गया, ऐसा है, और यहाँ पे टॉप पे 5 kg का मास भी है, 5 kg का मास है यहाँ। इस लैडर का वेट है 300 न्यूटन, मतलब 30 kg अपन अज्यूम कर ले। तो अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये जो 5 kg वाला मास है वो तो यहाँ पे 5 मीटर पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 5 इंटू जी इंटू 5। फिर इस लैडर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी ये वर्टिकल हो चुका है तो ये 2.5 मीटर है, तो प्लस एम जी इंटू 2.5, एम जी की वैल्यू कितनी है 300, तो यू फाइनल कितना आ गया अपने को 25, 250 आ जाएगा, 300 इंटू 2.5, तो ये 250 आ गया, ओके 80 है क्या, 80 है, सॉरी 80 न्यूटन है, तो इसको 80 कर दो, इसको 80 कर दो, 80 इंटू 5 400 हो जाएगा, और प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 750, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 750, क्या गया 1150 जूल। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जा रहा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल 1150, इनिशियल 0, तो ये आ जा रहा है 1150 जूल। कुछ आ रही है बात समझ में, पहले ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फिर वर्टिकल हो गया तो फाइनल लिख सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा mg इंटू mgh, mg कितना है 80 इंटू 5, इसका क्या है mg इंटू 2.5, पुट कर जो यहाँ से 1150 आ जाएगा, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल इज 1150, यू इनिशियल इज 0, तो ये वाली वैल्यू 1150 जूल आ जाएगी। सब यू फाइनल पे 2 बार एमजीएच ऐड किया ना। हाँ, तो जो भी मास होगा सबके लिए आएगा ना यार, पहले बकेट वाला किया था, बकेट में बकेट का भी कंसिडर किया और स्ट्रिंग का भी कंसिडर किया, तो इस यहाँ पे भी सबका कंसिडर होगा ना। यस सर, तो मतलब वो पॉइंट मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपन ने मास इनटू हाइट किया, मास वो इनटू हाइट नहीं, वेट इनटू हाइट, mgh, mg की वैल्यू 80 न्यूटन है, हाँ सर, और फिर वो जो लैडर है उसके लिए अपन ने एमजीएच उसके लिए यूज किया अपन ने सर। हाँ सब दोनों के लिए mgh यूज किया है, mg की वैल्यू गिवन है डायरेक्ट, यहाँ पे मास गिवन नहीं है, डायरेक्ट mg की वैल्यू गिवन। यस सर। नेक्स्ट, force acting on a particle is 2I cap plus 3J cap Newton. Work done by this force is 0 when a particle is moved along the line this. देखो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स है आपका 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन, और एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2I प्लस kx equals to 5. A particle is moved along the line this, find the value of k. अब मुझे ये बताओ वर्क डन कभी 0 होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, राइट। यस सर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तभी वर्क डन क्या आएगा 0 आएगा, तभी वर्क डन 0 आएगा। तो देखो यहाँ से स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है क्या, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा हुआ है, यानी फिजिक्स की बात Yes. नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में पढ़ा है क्या वो। यस सर, हाँ, तो अगर मैथ्स में तुमने पढ़ा है ये वो पार्टिकल इसके अलोंग, फोर्स इसके अलोंग लग रहा है और इसी के अलोंग पार्टिकल जा रहा है, वैसा कुछ करके जो भी है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग होगा तो वर्क डन आएगा, बट नहीं है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है क्या, kx plus 2y equals to 5, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में इक्वेशन क्या आएगा 2x minus ky equals to some constant। सर वो 3y है, 3y है। 3y दिया है क्या, हाँ 3y, तो 3y लिख लो तो ये 3 हो जाएगा, तो 3x minus ky equals to 0, कुछ वैसा आता है क्या। यस सर।
अरे ऐसा कुछ आता है इक्वेशन। तो यहाँ से अभी पता है अपने को फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तभी जीरो है, तभी क्या है, जीरो है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट ये एक्स में 3 है तो 3 i कैप माइनस के जे कैप, ऐसा दिखेगा, 3 i कैप माइनस के जे कैप। तो इन दोनों का जो डॉट आएगा वो आ जाएगा जीरो, एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, एफ डॉट एस क्या आ जाएगा, जीरो। अब एफ डॉट एस जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 2 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट 3 i कैप माइनस के जे कैप इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये क्या आ जा रहा है 6, और यहाँ से ये क्या आ जा रहा है -3k इक्वल्स टू जीरो। तो 6 इक्वल्स टू 3k, देयरफॉर k इक्वल्स टू 6/3, ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लियर है। सर यस सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द दैट लाइन 3y plus kx equals 5। हाँ आपने ठीक है, उस साइड फोर्स ले लिया लेकिन इस लाइन के अलोंग। क्या है पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग, इसका मतलब है पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी के अलोंग मूव कर रहे हैं। फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, पार्टिकल कुछ ऐसा तो दिया है ना यार, मूव्ड अलोंग हाँ हाँ दिस लाइन। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, उसका इक्वेशन ऐसा होगा, तभी ये ऐसा आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, जीरो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो जब जीरो आएगा तो एफ डॉट एस जीरो कर दीजिए। तो उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले, उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 5, राइट, के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो इसका इक्वेशन क्या बन सकता है, 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो आप एस डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस के जे कैप, 3i कैप माइनस के जे कैप। सर आप डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्यों ले रहे हो, व्हाई नॉट अरे अलोंग वो द। उस डायरेक्शन का वेक्टर वैसे डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो वेक्टर है। अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है ना, लाइन का इक्वेशन ऐसा है, तो इसका जो वेक्टर इक्वेशन आएगा वो ऐसा है, ये वेक्टर इसकी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेक्टर इक्वेशन। सर और वो जीरो हटा देते ना। जीरो हटा दिया, जीरो नहीं, वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो एस इक्वल्स टू समथिंग ऐसा आएगा ना, कांस्टेंट थोड़ी आएगा, कांस्टेंट डायरेक्शन थोड़ी शो कर रहा होगा, डायरेक्शन तो आई कैप जे कैप शो कर रहा होगा ना। अरे डायरेक्शन ये थोड़ी शो करता है, वो तो आई कैप जे कैप बताएगा ना यार। हाँ यस सर। तो जब भी आपको कोई एक लाइन गिवन है, समझो, जब भी कोई एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, आपको इसका वेक्टर, आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है इस टाइप से। तो आप क्या करो, डायरेक्टली अगर ये ऐसा सपोज दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन जो होता है वो गिवन है, इसका वेक्टर लिखना है आपको, आई कैप जे कैप में लिखना है। तो आपको क्या करो, इसका जो वेक्टर इक्वेशन होता है कुछ ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रहा है, उसका वेक्टर इक्वेशन जब आपको लिखना होगा तो आपका वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, जैसे परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसका इक्वेशन आपको पता है कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू कुछ समथिंग सी डैश, राइट, ये आपको पता है। तो अब इससे रिलेट करेंगे इक्वेशन, यही इस लाइन के वेक्टर इक्वेशन को बताएगा। अब ऐसा नहीं कि सर ये है, वो नहीं है, वो दिखने में लग रहा है वैसा, हमेशा परपेंडिकुलर, ये लाइन जब भी आएगा, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक लाइन का, तो परपेंडिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, ये पूरा प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। अब ये बताओ उसका वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, कोई मुझे बताएगा। ये एक प्लेन है और इस प्लेन को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर से, किस डायरेक्शन में आएगा वो वेक्टर, पेपर के पेपर पे आएगा।
अरे ये प्लेन है मतलब एरिया, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बताया हुआ है। एरिया हमेशा क्या होता है, प्लेन है मतलब एरिया, एरिया क्या होगा सर हमेशा के कैप परपेंडिकुलर, होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा होगा आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, या तो इस साइड होगा या इनवर्ड्स होगा, बट ऐसा होगा। अब देखो प्लेन ये है, बट वेक्टर कौन वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर। वैसे ही लाइन ये है, बट उसको वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा लिखोगे आप, लाइन आपका एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिखोगे बी आई कैप माइनस ए जे कैप। सर जो लाइन होता है, लाइन इंफिनिटी तक चलता है ना, जो आपने ऊपर जो वेक्टर को 3 i कैप माइनस के जे कैप किया है, वो तो स्टॉप हो जाएगा ना कहीं पे जाके। हाँ ये बहुत सही पूछा तुमने, यूनिट वेक्टर बना दो ना भाई साहब, यूनिट वेक्टर तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना फिर। देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, क्या इस वेक्टर को यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते वेक्टर को, तो नहीं शिफ्ट कर सकते। तो शिफ्ट कर सकते, तो प्रॉब्लम क्या हो गई फिर। शिफ्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई, कोई वेक्टर बोलेगा सर यहाँ से यहाँ तक है, नहीं बोलेगा सर इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ से हटा के इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दो। और इस पूरे लाइन के अलोंग, इस पूरे लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर की वैल्यू सेम होगी, इस इन्फिनिटी तक जो जा रहा है उस पूरे लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर की वैल्यू सेम होगी, अरे होगी ना, ये से एक्स हाँ डायरेक्शन है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, यहाँ पे अगर आप बनाओ तो भी आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, हर जगह आई कैप, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सर बट कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनेगा ना, अरे लाइक मेरे एक भाई लंबा। साहब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं सर डायरेक्शन नहीं तो चेंज डायरेक्शन होगा। चेंज नहीं होगा तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, डायरेक्शन से मतलब है ना अपने को, नहीं तो इनफाइनाइट एक लाइन दिया हुआ है, सिर्फ लाइन बोला है, तो सर इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करते हैं ना सर, लाइन तो ये होता है सर। इसमें अरे भाई लाइन का साहब तो इक्वेशन होता है ना, कुछ भी पॉइंट डालो बनते रहता है। समझो, समझो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी है, उस लाइन के अलॉन्ग मूव करने का मतलब क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी है, नो सर नो नो। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, इक्वेशन लिखो ना डिस्प्लेसमेंट का, क्या लिखना है इक्वेशन, तो जैसे आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, एक परपेंडिकुलर बना लीजिए, तो इक्वेशन लिखने में थोड़ा मतलब डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको भी देख लीजिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं जरूरी नहीं कि ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा है इसका इक्वेशन लिख दो, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस के जे कैप, डायरेक्ट हो गया। नहीं आ रहा तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्कैप हो जाएगा ये, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए, ये तो चेंज नहीं होगा ना इस लाइन, क्या इस पूरे लाइन के अलोंग चेंज होगा क्या यूनिट वेक्टर, नहीं होगा ना, नो सर। हाँ बस वही मैटर करता है, इसको इसका मैग्नीट्यूड तुम कितना भी लो, मल्टीप्लाई कर दो ना, फिर इसको यूनिट वेक्टर आ गया मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे वो इस साइड आएगा जीरो आ जाएगा, हमेशा जीरो ही आएगा वो, इस साइड जब भी आएगा तो जीरो अपॉन समथिंग वो जीरो ही आएगा, तो टेंशन थोड़ी है। अच्छा तो आप बोल रहे हैं मतलब इन्फिनिटी या किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो उस साइड जाके वही जीरो हो जीरो होगा, यस। जाएगा। सर तो हमको जो वेक्टर फॉर्म आया वो लेफ्ट साइड का लाइन का वेक्टर फॉर्म है ना। हाँ यस, जब भी कोई लाइन की इक्वेशन ऐसे गिवन होगी तो आपको उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ऐसा लिखना है, इसीलिए मैं इसको कैसे समझाने के लिए बोल रहा था कि अगर एक लाइन ऐसी है तो आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लाइन फाइंड करेंगे तो इसका इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिख दो 3x है मतलब 3i कैप, ky माइनस ky है तो माइनस kj कैप, वो सर समझने के लिए। फोर्स कौन से मतलब लाइन पे एक्ट कर रहा है। अरे फोर्स का डायरेक्शन अपने को पता है क्या, नहीं तो मतलब ये पता है क्या कि ये इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, पता नहीं है ना यार, पार्टिकल मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग, राइट, पार्टिकल मूव कर रहा है, बट सर हमका पता है ना वर्क डन बाय फोर्स इज 0, तो मतलब हाँ तो work इसलिए तो एफ डॉट एस जीरो किया ना भाई साहब, done- हाँ तो एफ ये है इस लाइन के अलोंग जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो, या आप ऐसा बोलो यूनिट वेक्टर लिख लो, डिवाइड कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल दो यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर,
तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स, ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो वर्क जीरो होगा। वो वेक्टर फॉर्म में अपन निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर तो फॉर्म इसलिए एफ डॉट एस को मैंने जीरो कर दिया, एफ डॉट एस इक्वल्स टू जीरो, वर्क डन जीरो है, एफ डॉट एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सर यार यहाँ क्या पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का के इक्वल टू आया ना, तो मैग्नीट्यूड उनका सेम आ रहा है ना, लाइक लेंथ में। क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और जो फोर्स So वेक्टर can you please डिस्प्लेसमेंट move on to the वेक्टर, next question? अरे सिंपल है, फोर्स लग रहा है, वर्क डन जीरो है, तो फोर्स लग रहा है, वर्क डन जीरो है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लूं तो क्या उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यस होगा, राइट। हाँ यस। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ, ये इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब डिस्प्ले यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो होगा कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं आ नहीं रहा है नहीं तो इसको डिवाइड कर दो, सर, बस के खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, अब क्या है, अब क्या डाउट है ये बताओ। मैं बोल रहा हूँ के इक्वल्स टू आया ना, तो अगर हमें नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट करना हो तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 i कैप माइनस 2 j कैप, क्योंकि हमको पता है जीरो हाँ। होगा वर्क डन तो। यस यस, बट वो थोड़ी फाइंड करना है अपने, जो फाइंड करना है वो देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a force F equals to, F is given as 4x square plus 3x, x डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका कहां से कहां तक है, x वेरीज फ्रॉम 2 to 4 मीटर, 2 to 3 मीटर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यार, F डॉट dx, dx लिख लो ना x डायरेक्शन में, dx, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर, इसको पहले ds लिखो, लास्ट में इसको dx आई कैप लिख देंगे, राइट, 3x आई कैप डॉट dx आई कैप, बताया है डायरेक्ट लिख देना है, f dx, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx, x वैरीज फ्रॉम 2 to 3, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 2 to 3, 2 to 3, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3/2, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4/3 इंटू 9 27 माइनस 8 प्लस 3/2 इंटू 9 माइनस 4, तो ये कितना जाएगा 19, 4 इंटू 19/3 प्लस 3/2 इंटू 5, 76/3 प्लस 15/2, अब आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ये कितना आ जाएगा 2, 5.33 प्लस ये कितना आ जाएगा 7.5, आंसर कितना आ जाएगा 32.83, ये तो सिंपल था, ये आना चाहिए था आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, if the unit of force length b each increased by 4 times, then unit of energy is increased by, unit of energy आपको बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में इस टाइप के क्वेश्चंस। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन लिखो, क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन, ml/t-2, राइट, कुछ ऐसा होता है, तो इसको अभी जब आप लिखोगे, एनर्जी का डायमेंशन ये होता है, राइट, तो आपको बताया है n1u1 इक्वल्स टू n2u2, n1u1 इक्वल्स टू n2u2, बट इसमें तो डायरेक्ट लिखा है, फोर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ ml वाला तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, इतना क्यों करना फिर, एनर्जी फोर्स इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू एल, F इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो F इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बताइए कि अगर ये 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, तो एनर्जी की यूनिट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अरे कितना हो जाएगा, एनर्जी को लिखो ना 4, अरे इसका यूनिट देखो ना, ml/t-2 क्या होता है, यही होता है ना, बेसिकली वर्क डन है ना, ये वर्क डन और एनर्जी तो दोनों सेम ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एल, F इंटू एल, तो F इंटू एल है,
तो ये अगर 4 टाइम्स हो गया तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 4f इंटू 4l, तो 16fl मतलब 16 ही, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। डायमेंशन से भी कर सकते थे इसको ऐसा, ml t-2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है, ये लेंथ का डायमेंशन होता है। ये पूरा अगर 4 टाइम्स हो गया, ये भी 4 टाइम्स हो गया, तो ओवरऑल ये 16 टाइम्स आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मुझे लगा मास में चेंज होता है तब थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना पड़ता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या है यार, इस साइड गया 13th यार। 13 a lorry and a car of mass ratio 4:1 are moving with kinetic energy 3:2। सबसे पहले मास का जो रेशियो है मैं m1 बाय ml बाय m1 बाय m2 लिख दूं। m1 बाय m2 इज 4:1। काइनेटिक एनर्जी ke1 upon ke2 is 3/2 on a horizontal road. Now brakes are applied and braking forces produced in the ratio f1 by f2। braking force ही है, f1 by f2 is 1/2, 1/2। then the ratio of stopping time, मतलब t1 by t2 की वैल्यू फाइंड करनी है, t1 by राइट, t1 by t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मास ये गिवन है, तो मैं यहाँ से ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ये जब गिवन है तो ये जाएगा m1 इक्वल्स टू 4m। तो अगर आपने m2 को m अज्यूम कर लिया, हेंस m1 की वैल्यू हो जाएगी 4m, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देख लीजिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर लिख दो क्योंकि पहले u1 से जा रहा था, हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से ये जाएगा m1 की वैल्यू 4m है, m2 m है, u1 बाई u2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 3/2। MCM कैंसल आउट हो गया, तो u1 बाई u2 का स्क्वायर जो है वो आ रहा है आपको 3/8, 3/, राइट। अब देखो मैं एक बार पहले, यहाँ u से जा रहा है और यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा। फाइनली ये 0 हो जा रहा है, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो आप S को क्या लिख सकते, इसका मास m है, राइट। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो F/a हो जाएगा, F/m। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर की वैल्यू 0 है, u स्क्वायर u है, ये हो जाएगा -2f/m इंटू s। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी दिख रही है, 2fs/m इक्वल्स टू u स्क्वायर, राइट। तो s की वैल्यू कितनी हो रही है, mu स्क्वायर बाई 2f। मुझे स्टॉपिंग टाइम, सॉरी डिस्टेंस तक ये टाइम था यार, टाइम है तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे फिर। v इक्वल्स टू u प्लस 8, ये 0 है, ये u है, माइनस f/m इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ft/m इक्वल्स टू u। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mu/f, mu/f, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t1/t2 इज m1 u1/f1 अपॉन m2 u2/f2। बेसिकली ये क्या हो जा रहा है, m1/m2 इंटू u1/u2 इंटू f2/f1, f2/f1, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, m1/m2, m1/m2 की वैल्यू 4 है, u1/u2 स्क्वायर कर दो तो ये 3/8 हो जाएगा, 3/8। f2/f1 जो हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा, 2/1, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये तो 8 आ गया यार, ये 8 हो गया और ये √3/8, तो √8 टाइम्स में ही जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाना चाहिए, ये √8 है, इसको रूट के अंदर लाइए, तो ये 64 हो गया, 3/8, 8 से 8 टाइम्स में जाएगा, ये 24 हो गया, 24 मतलब 4 इंटू 6 मतलब 2√6:1, 2√6:1, यही आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, राइट। कुछ नहीं किया, m1 m2 गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो यहाँ से u1/u2 का रेशियो फाइंड कर लिया, फोर्स गिवन, तो टाइम फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। एक्सेलरेट मतलब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, रिटार्ड कर रहा है,
तो टी की वैल्यू mu by f आ गई। mu by f रेशियो क्या आ जाएगा, t1 by t2 इक्वल्स टू m1 u1 by f1 इंटू m2 u2 by f2। तो यहाँ से m1 by m2 u1 by u2 f2 by f1, m1 by m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, u1 by u2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, f2 by f1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t1 is to t2, t1 is to t2 ये आ जाएगा 13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A block of mass 2 kg is released from rest on rough surface as shown in the figure. Find the work done when the block by gravity, force of friction when the block is displaced downwards by 2 meter. Okay. ये ऐसा है और यहाँ पे ये ब्लॉक है 2 kg का, तो इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो 20 न्यूटन आ रहा है, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है बिकॉज ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा तो ग्रेविटी का कंपोनेंट वर्क कर रहा है बेसिकली। तो 20 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू √3/2 10√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 साइन cos 60, तो ये हो जाएगा 10, 20 इंटू हाफ ये आ जाएगा 10। नॉर्मल रिएक्शन इसका इस साइड लग रहा होगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। एक बार फ्रिक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, म्यू इंटू एन एफएस मैक्स। म्यू की वैल्यू क्या गिवन है, म्यू इज 1/2 और एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 न्यूटन, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा यार, ग्रेविटी का फोर्स ये वाला है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो 10√3 इंटू 2, 10√3 इंटू 2, ये 20√3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो ये 20 है ये 2 है और ये एंगल 30 है, तो क्या लिखना है एफएस cos 30, मतलब 20 इंटू 2 इंटू cos 30, ये भी लिख सकते हैं 20 इंटू 2 इंटू cos 30, तो ये जाएगा 40 इंटू √3/2, यहाँ से भी आंसर 20√3 दिखेगा। तो ज्यादा बेटर है इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया इस साइड, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वो कंसिडर कर लिया, तो ये 20√3 आ गया, तो 20 इंटू 1.732, तो यहाँ से आ जाएगा 46430, तो 34.64 जूल आ जाएगा ग्रेविटी का वर्क डन। और फ्रिक्शन का क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव हो जाएगा, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो माइनस एफ एक्स, एफ इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है एफ एस, तो -5 इंटू 2 -10 जूल आ जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा और ये तो राइट। वो ग्रेविटी वाला वापस समझा दो प्लीज। ग्रेविटी का वर्क डन आता है, ये mg इस साइड है 20 न्यूटन और इस साइड डिस्प्लेसमेंट है इसका 2 मीटर और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना दिखेगा आपको, 30 डिग्री दिखेगा। यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा, तो mg इंटू एस इंटू कॉस 30 डिग्री, तो m की वैल्यू 2 है, ये g10 है, s2 है, cos 30 is √3/2 20√3। सर यहाँ पे हम वो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्यों पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी वैलिड होगा क्या, नहीं दूसरे ग्रेविटी के लिए चेंज इन पी, तो ग्रेविटी, अरे दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ फ्रिक्शन यही एक्ट कर रहा है, यही सिर्फ एक्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी गिवन है। अरे फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है तो उससे एनर्जी लॉस हो रही होगी ना यार सिस्टम की, यस सर। तो कौन सी एनर्जी लॉस हो रही होगी, वर्क तो यही कर रहा है तो इसी की एनर्जी लॉस हो रही होगी ना। यस जब सर। सिर्फ जब ग्रेविटी होता, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होता, तब उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी से इसको रिलेट कर लेते, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर लेते, बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी है तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज मत करो कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं। सर तो एनर्जी लॉस होते जा रहा है एज वी कम डाउन। यस, इसलिए वेलोसिटी की डिक्रीज, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है।
तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो ना, एंगल भी गिवन है, तो क्या इजी कौन सा फार्मूला होगा? ये ना mgs cos थीटा वाला फार्मूला। क्यों हाइट फाइंड करना? हाइट तो पता भी नहीं है अपने, क्यों वो सब काम करना? जब पता है mg है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, लिख दो ना fs cos थीटा, fs cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Two springs are stretched A and B. Ka equals to 2 kb. Are stretched by applying force of equal magnitudes at the four ends. मतलब ये स्प्रिंग है, बोलने का मतलब इसके ये कि इस साइड भी फोर्स लग रहा है और इस साइड भी फोर्स लग रहा है। अगर मैं केबी को के एज्यूम कर लूं, लेट्स से के, तो ये 2k बन जाएगा, राइट? k इक्वल्स टू 2k। इस साइड भी फोर्स है, दूसरा जो है वो सेकंड है केबी, केबी की वैल्यू के है, इस साइड भी फोर्स है और इस साइड भी फोर्स है। ये बोलना चाह रहा है क्या? फोर एंड्स। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज E, देन दैट इन B। ए और बी में आपको ये बताना है कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट? तो पहले आपको कुछ वैसा तो दिया नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, जब कुछ गिवन नहीं है तो इक्विलिब्रियम अज्यूम कर लेते हैं, राइट? दूसरा तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला है कि डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या नहीं होगा। तो मैं इक्विलिब्रियम अज्यूम करके फिर आंसर करता हूँ। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स ए अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स ए एक्सटेंशन हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट को, इसको आप ड्रॉ करो या इसको ड्रॉ करो, इसका एफ बी डी, तो एफ इक्वल्स टू यहाँ पे के एक्स आ जाएगा, राइट? तो एफ की वैल्यू हो जाएगी के ए एक्स। तो एफ इक्वल्स टू 2kx, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको f/2k। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो f की वैल्यू हो जाएगी के बी, एक्स बी बोल दीजिए इसको, ये x से x। तो यहाँ से x, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ तो गिवन है नहीं, तो यही काम करना पड़ेगा मुझे। तो f/k आ जाएगा। f/, इनिशियली इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, फाइनल एक्सटेंशन ये है, फाइनल एक्सटेंशन ये है। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग में, यू स्प्रिंग इज हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। वो ऑक्टेन में नेगेटिव आता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले पार्ट का अगर मैं देखूं, यू ए बाई यू बी रेशियो चाहिए अपने को। यू ए बाई यू बी हो जाएगा हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर, इनिशियली तो 0 था, अपॉन हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर, इनिशियली तो 0 है। यू ए की वैल्यू क्या गिवन है? ई, इसको यू बी लिख देते हैं। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2k बी है, ये 2k बी है और ये के बी है, या 2k लिख दो ज्यादा बेटर है, 2k बाई के। एक्स ए की वैल्यू क्या आ रही है? f/2k, तो f/2k का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ रहा है f/k का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू? e बाय यू बी इक्वल्स टू के से के कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा f स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। के से के कैंसल, यहाँ से f कैंसल आउट हो जाएगा, 2/4 आ गया, मतलब 1/2। 1/2 इसको इस साइड लाइए, तो 2e इक्वल्स टू यूबी आ जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। टाइम हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? अ बॉल ऑफ मास m is dropped from height h on a platform fixed at the top of a vertical spring. The platform is displaced by x. The spring constant is, ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे है, ये नॉर्मल नेचुरल लेंथ है इसका। अभी ये नेचुरल लेंथ में, राइट? ये एक बॉल है और यहाँ से इसकी हाइट h है, ये यहाँ से इसको रिलीज किया, तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये फाइनली ऐसा हो गया, ये इतना कंप्रेस कर दिया है, अभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ गया, राइट? कंप्रेशन इसमें कितना हुआ है? x। कितना कंप्रेस किया है? x। और यहाँ पे पूरा सिस्टम रेस्ट में, मतलब v की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी v 0 है।
तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ग्रेविटी। ये डिस्प्लेस हुआ है मतलब स्प्रिंग फोर्स, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी प्लस स्प्रिंग फोर्स। के फाइनल भी जीरो है और इनिशियल भी जीरो है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखोगे तो ये बॉल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, ये h है और ये x है, यहां तक आया है बॉल, राइट। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस आ जाएगा mg इंटू h प्लस एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये जीरो है ये भी जीरो है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, mg इंटू एच प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 2mg इंटू एच प्लस एक्स अपॉन के अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के। यही आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है, क्लियर है। सर h प्लस Yes. क्यों लेते हैं हम लोग जब बॉल initial- कहाँ से कहाँ तक आया, अच्छा एक मिनट समझो, जो बोल रहा हूँ सुनो पहले से। बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ। मतलब ऊपर से ना, तो ऊपर से h प्लस 6 है। तो वर्क डन जो इस स्प्रिंग पे जो सॉरी इस बॉल पे जो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा वर्क डन, हाँ, यहाँ पे नीचे। बॉल था, यहाँ से यहाँ तक होगा ना यार, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहां तक होगा ना वर्क डन। तो ये x है और ये h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg इंटू एच प्लस एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आंसर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो u इक्वल टू हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड करना है ये तो बताओ पहले। नहीं मतलब क्या उससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं क्या, सब पूछ रहा हूँ। क्या करना चाह रहे हो ये तुम बताओ ना, फिर तो मैं आगे बताऊंगा। तुम कौन, मतलब सर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो फॉर्मूला है ना u इक्वल टू हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, उसमें सर वो हम यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था उसको समझना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया, क्या लगा दिया। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। तो के को आप कैसे फाइंड करते, यहाँ पे बॉल को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे बॉल आएगा फाइनली, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन देखेंगे तो फाइनली जब बॉल आएगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, है ना। रेस्ट में आएगा तो अभी भी रेस्ट में, यहाँ पे भी रेस्ट में, वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो आप क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, क्या लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल जीरो है, के इनिशियल जीरो है। अब यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट है h प्लस एक्स, बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, h प्लस एक्स, ये हो जाएगा mg इंटू एच प्लस एक्स, ये हो जाएगा स्प्रिंग का है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, के फाइनल जीरो है, इनिशियल जीरो है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये जाएगा mg इंटू एच प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg इंटू एच प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से किया जाएगा, क्लियर है। सर ये समझा मैं पूछ रहा हूँ, खाली वो अपन वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे ना फिर यहाँ पर। अरे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये बताओ। वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। लिख दिया, u इक्वल्स टू हाफ लिख दिया, k लिख दिया, x फाइनल लिख दिया। अब क्या करोगे, आगे क्या करोगे ये बताओ। फिर सर मतलब एक्स इनिशियल तो जीरो होगा हम लोग, और अरे एक्स मेरे भाई आगे इक्वेट किससे करेंगे, लिख दिया, आगे बोलो। एक्स स्क्वायर लिख दिया, जीरो लिख दिया, u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई। अब आगे क्या करेंगे ये बताओ।
u को हम g h plus x लेंगे ना सर, ऐसा मैं पूछ यू रहा को हूँ क्या सर, लिख देंगे? mg h plus x, मतलब h plus x ब्रैकेट में, क्यों लिखेंगे एम जी एच प्लस एक्स, ये बताओ पहले। क्योंकि वो सिर्फ u होता है ना mgh, तो फिर हम लोग अरे कुछ मत करो यार प्लीज, ये सब काम मत करना यार। जब इतने अच्छे से बताया जा रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उस पर फोकस करो, अपना कुछ लॉजिक मत लगाओ, वरना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। आंसर लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इससे उसको इक्वेट कर दिया, उसको इससे इक्वेट कर दिया, यू होता है सर ये। अभी वेलोसिटी आ जाती है ना तो होता ही नहीं, तुमसे सॉल्व ही नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं इसकी वेलोसिटी v एज्यूम कर लूं, सपोज किसी वेलोसिटी पे पूछ दिया इसने क्वेश्चन, तुम सॉल्व करते रह जाओगे, तुमसे नहीं आएगा आंसर, क्योंकि तुम्हारा अप्रोच ही रॉन्ग है। तुम यू फाइंड कर लोगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, आंसर आएगा ही नहीं तुमसे। जितना बताया जा रहा है ना थोड़ा उस पर फोकस कीजिए, जब इस पे कमांड आ जाएगा ना फिर कुछ सोचिए कि अरे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कब होता है, ये कब होता है, जब आपको ये समझ में आए। ये तब होता है जब आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसमें वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तब होता है कि अरे कोई दूसरा मेथड हो सकता है क्या, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्या, तब आता है। पहले बेसिक्स। सर यार ये बात समझ में, पहले ही नहीं सोच लेना क्या इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, पहले यही मेथड लगाओ, पहले तुम ये तो लगाओ, ये तो तुमको आए समझ में कि ये क्या चल रहा है। बोलो क्या है। तो यहाँ पे मतलब ग्रेविटी ने वर्क किया और फिर उसी की वजह से द स्प्रिंग इज कंप्रेसिंग, राइट? यस। ओके तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो सर। TWT है, एक मिनट फिर पूछ लेना, जो भी डाउट है तुम पूछ लेना। जो भी TWT है उसके लिए आप क्लास नोट्स एक बार रिवाइज कर जाइए और फिर जाइए। बोलो क्या डाउट है। सर एक सेकंड, हम 8 वाले पे जा सकते हो? 8 क्वेश्चन। अरे किसी का कोई डाउट था, अभी कोई पूछ रहा था कुछ, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, यू कैन गो टू द 8 क्वेश्चन वंस प्लीज। हाँ सर, यहाँ पे क्वेश्चन में उनने डायरेक्शन नहीं दिया ना, आई कैप आपने कैसे लिख दिया ऊपर? पता है मुझे इतनी हंसी आ रही है अभी, कितनी बार ये क्वेश्चन तुम पूछेगा ये बताओ। सर कंफ्यूजन है ना। अरे क्या कंफ्यूजन है भाई साहब, क्या कंफ्यूजन है। सर वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है अगर? ऐसे डिसाइड करना, अगर f इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ f इक्वल्स टू x का फंक्शन है ना, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ भी, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, x डायरेक्शन में अज्यूम करना है, सिंपल। नेक्स्ट टाइम से ये डाउट्स आया तुमको उसी टाइम रिमूव करूंगा लेक्चर से। सर एक मिनट सर, ये कन्वेंशन है ना? कन्वेंशन होता है, लिख लो उसको, लिखो। सर और अगर y का फंक्शन देगी तो j कैप अज्यूम y का करना, फंक्शन है, दैट y डायरेक्शन में अज्यूम कर लेना, डायरेक्शन कुछ गिवन नहीं है, y डायरेक्शन में अज्यूम कर लो तुम, सिंपल। ओके एक्स वाई का फंक्शन होगा, गिवन होगा i कैप j कैप। ओके सर। हर बार सर यही डाउट्स आ रहा है तुम्हारा, देख सर रहा हूं मैं इस चैप्टर में। सर और अगर मतलब क्वेश्चन में ऐसा अगर क्वेश्चन को स्टेट करना होगा तब देगा ना वो, लाइक 4x j कैप दैट इज। देखो भाई साहब, अगर ये x है और x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, अब ये बताओ अगर ये फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, तो क्या कोई वर्क होगा? लॉजिक समझो इसके पीछे। ऑप्शंस में 0 है ना? नहीं होगा, आगे बोलो। सर ऑप्शंस में 0 है ना, इसलिए पूछ रहा था। अरे दिया हुआ है, नहीं होगा एग्जाम में, आगे बोलो। तो होगा भी तो भी आपको क्या कंसिडर करना है, एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करना। क्या कंसिडर करना है? एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करना। अच्छा ओके सर। सर एंड अगर ऐसे देंगे 4x j कैप तो वो स्टेट करेगी ना हमेशा क्वेश्चन में? यस, जब भी अगर x के साथ सपोज ऐसा आ गया ना, f इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x, राइट, तो इसके साथ अगर y डायरेक्शन में होगा ना, ये मेंशन किया होगा, z डायरेक्शन में होगा ना, ये मेंशन किया होगा, x डायरेक्शन वाला मेंशन नहीं किया होगा। अच्छा ओके। अभी कोई डाउट है? नहीं सर। अगर यहीं पे ऐसा होता, समझो f इक्वल्स टू, सिर्फ उसने ऐसा लिख दिया f इक्वल्स टू 4y प्लस 3, सिर्फ इतना लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा,
डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0 to 3, इसका मतलब ये हो गया कि y डायरेक्शन में लगा। लेकिन अगर वो ऐसा दिया हुआ है f इक्वल्स टू 4y, अगर सपोज ये x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता तो यहाँ पे x मेंशन किया होता कि ये i कैप है। कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं सर, अब समझो सर। यस बोलिए। सर लास्ट सर, अब एक मिनट 7 पे जा सकते हो? बोलो। सर यहाँ पे k का वैल्यू जो 2 आया है, तो हम Yes. ऐसे बोल सकते हैं जो फोर्स का जो वेक्टर है एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है एंड में। तो सेम आ रहा है तो क्या आएगा उससे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, लाइक हाँ सेम आ रहा है तो उससे उसका कंक्लूजन क्या फाइंड करना चाह रहे हो, उससे आगे क्या करना चाह रहे हो? नहीं, बस वही मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ, और अगर यहाँ पे चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है? अच्छा, तो अगर और आप सर, और आप इसने कुछ और यूनिट लिख दिया होता, 3x नहीं है, समझो अगर ये 3x नहीं होता, 3y नहीं होता तो कुछ 4y होता, तो यहाँ पे 4 आता, उसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता फिर। तो ये सेम होना कंपलसरी नहीं है, ओके, सेम होना कंपलसरी नहीं है, राइट? यस सर। और आप डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर इसलिए ले रहे हो ना, यू आर सेइंग वर्क डन इन यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस यूनिट, हाँ यूनिट इसलिए ले रहे हैं कि किसी भी उस लाइन के अलावा कहीं पे भी आप जाओगे यूनिट वेक्टर की वैल्यू सेम होगी। जैसे एक्स डायरेक्शन में आप कहीं पे भी चले जाएं, यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप होगा ना। हाँ यस सर। इसलिए यूनिट वेक्टर ले रहे हो, ज्यादा बेटर। नहीं तो आप बिकॉज क्वेश्चन सिंपलीफाई करने के लिए मतलब हाँ, दूसरी बात ये भी है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है ना कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है। यस ये यस, बताया गया क्वेश्चन में कि 5 मीटर 10 मीटर नहीं ना, नो तो ज्यादा बेटर आप यूनिट वेक्टर लो ना, यूनिट वेक्टर के लिए फाइंड कर लो। तो वही ना, वर्क डन इन यूनिट यस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। यस ओके यस यस राइट। सर, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, आप बाद में देख लीजिए। हेलो, कभी भेजा है? हेलो सर। बहुत पता नहीं कभी। आप क्या क्या डाउट से बोलो, क्या डाउट्स? 14 आपने वो mgs cos थीटा लिखा है, वो fx cos थीटा का आपने लिखा है ना उसका? fs cos थीटा, यस यस। हाँ, तो mg का आपने f मान लिया। ओके सर mg, यहाँ हाँ बोलो क्या? mg इक्वल टू f लिखे ना अपन यहाँ पर ऐसा। कहाँ पे, किस क्वेश्चन में? 14th में। 14th में एक बार, बोलो क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है। ग्रेविटी का वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर। तो वर्क डन, फोर्स क्या है इसका? mg है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको शिफ्ट करोगे तो ये 90 हो जाएगा, इसलिए 30 है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप क्या लिखेंगे? mg into s into cos 30, mg into s into cos 30। तो m की वैल्यू 2 है, g 10 है, s 2 है, cos 30 √3/2 है, यहाँ से आ जाएगा। यस सर, आपने ऊपर का डायरेक्ट निकाला था ना ऐसा? आगे हाँ, इसको डायरेक्ट किया है क्योंकि आपको पता है कि जब वर्क डन होता है तो क्या करते हैं, या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, राइट? तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व कर लिया इस साइड और इस साइड। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इस फोर्स का कंपोनेंट ये है, तो आप डायरेक्टली पुट कर दो ना, 10√3 into 2, 10√3 into, क्लियर है? यस। हाँ तो मुझे बोलो समझ क्या नहीं डाउट है आया, यार? MGH वाला याद क्यों नहीं यूज कर रहे, वो समझा नहीं। अरे मेरे भाई फ्रिक्शन लग रहा है ना यार, क्या एक बार बात, एक ही चीज को मैं कितनी बार बताऊं यार? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव वाले केस में ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? नहीं सही।
तो फिर क्यों सर- बार बार वही सर doubts बट पूछ रहे हो? हम ग्रेविटी को इंडिविजुअली, अरे ग्रेविटी सिर्फ थोड़ी देखना है यार, जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सबको कंसिडर करेंगे या सिर्फ ग्रेविटी को सॉल्व कंसिडर करके आंसर कर देंगे इसका? अच्छा okay, दोनों को जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है सबको कंसिडर करना होता है ना। यस सर, मुझे लगा था सिर्फ उसको इंडिविजुअली एनालाइज कर। नहीं नहीं, इंडिविजुअली कुछ मत करना यार। बोलो क्या डाउट है इसमें? सर जो फर्स्ट वाला फोटो है उसमें जो कॉस हाफ आया ना, तो कॉस हमने अक्यूट इसलिए लिया, हमने अक्यूट क्यों ले लिया फिर कॉस को? वी कैन गेट इन फोर्थ क्वाड्रेंट आल्सो राइट? तो हाँ इसका ले रीजन सकते हैं, क्या है? उससे भी तो अक्यूट ही आएगा ना, माइनस थोड़ी लिख देंगे। अरे मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा तो फोर्थ में तुम कैसे लिखोगे फोर्स को यार? थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है क्या यार? ये बताओ, ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, राइट? ये Yes. सपोज ऐसे, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये बताओ, यहाँ पे तुम एंगल कौन सा कंसिडर करोगे? ये एंगल कंसिडर करोगे या ये एंगल कंसिडर करोगे? स्मॉलर एंगल, स्मॉलर स्मॉलर इजी स्मॉलर। होगा ना? यहाँ पे इजी नहीं, ये फिर से इजी वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। बताया है वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल कंसिडर करना होता है वेक्टर में। अच्छा वेक्टर में बताया हुआ है, दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उस केस में क्या कंसिडर करते हैं, कौन सा एंगल कंसिडर करते हैं? स्मॉलर एंगल। ये एंगल कंसिडर नहीं करेंगे, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है ही नहीं। क्या है? ये है। सर लाइक इफ यू टेक द बिगर एंगल, उसमें गलती क्या कहाँ पे हो जाएगा? नहीं तो ये समझो ना, ये एंगल लिया, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अब तुम कौन सा एंगल लोगे, ये एंगल लोगे या ये एंगल लोगे? स्मॉल स्मॉल लोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आए या सेकंड क्वाड्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, एंगल तो अक्यूट ही रहेगा ना। हाँ यस सर, माइनस ये 60 थोड़ी लिखिएगा ना कंसिडर कर फिर। रहे हैं। सर माइनस 60 डिग्रीज लिखिए। भाई क्या, कहां से आ जा रहे हो यार तुम? -60 आज तक लिखा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नहीं तो फिर कहां से आ गया? अच्छा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हाँ देन वी लेट 60 ओके। वेक्टर है ना यार, वेक्टर का एंगल 0 to 180 तक लाई कर वैरी करता है बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके सर, एंड इफ यू टेक द बिगर एंगल, गलती कहाँ पे जाएगा? अरे वेक्टर का रूल होता है, इसलिए ये सब बेसिक्स जो होता है ना वेक्टर में बताया गया। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या करते हैं, जब उसको डिफाइन करते हैं तो स्मॉलर एंगल कंसिडर किया जाता है। लार्जर एंगल कंसिडर करोगे तो वो वेक्टर का एंगल होगा ही नहीं। नहीं तो तुम बोलोगे सर इसको क्यों एंगल कंसिडर नहीं करते? अरे रूल है ना कि एक दोनों का टेल एक साथ होगा तभी एंगल आएगा, हेड होगा तो एक साथ होगा तभी एंगल आएगा, एक का हेड दूसरे का टेल होगा तो एंगल आएगा ही नहीं। रूल है वेक्टर का ये सब, इसको शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करते तो ये स्मॉलर एंगल कंसिडर करते हैं, ये थोड़ी कंसिडर करते हैं। इसलिए अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल ये 60 है, ये भी 60 ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि -60 ले लिया या ऐसा 300 ले लिया, 300 तो रॉन्ग ही आ जाएगा। यस सर, अरे ये बात समझ में कुछ? यस इसलिए वो 60 डिग्री है। सर, और वो सेकंड फोटो पे जो fx ग्राफ है, जहाँ भी fx ग्राफ दिया होगा या fy ग्राफ दिया होगा, ये समझ ले रहा है ना कि फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ x, फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ y। यस ओके, ये अगर भी fx कन्वेंशन है। यस कि यहाँ पे फोर्स ऐसा दिया हुआ है, ये x है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे तुम इक्वेशन जब भी लिखोगे, इक्वेशन y का इक्वेशन थोड़ी आ जाएगा यार, x का इक्वेशन आएगा ना। जैसे सर जैसे तुम x में मूव कर रहे हो, जैसे जैसे x में मूव कर रहे हो वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रहा है। तो x में मूव करने से फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब x का फंक्शन है, मतलब x डायरेक्शन में होगा ये फोर्स। सर नहीं, वो समझा x का फंक्शन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही ना जैसे कि 4x j कैप हो सकता था, फिर आपने बोला कि ऐसे मान लेना है कि उसी डायरेक्शन में होगा। अरे मेरे भाई यहाँ किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है ना यार। हाँ किसके साथ चेंज हो रहा है ये बताओ, ये किसके साथ चेंज हो रहा है? x के साथ चेंज हो रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे
वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा ये, वाई डायरेक्शन में नहीं, लगेगा नहीं। तो फोर्स। सर अगर फोर्स एक्स का फंक्शन है, समझो जरूरी तो ना समझो डायरेक्शन उसका एक्स समझो समझो, अगर ये एक्स दिया हुआ है, ये एक्स ऐसा गिवन है, आपको समझ लेना है कि एफ एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर है? वो मेंशन किया नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको समझ लेना है, वो अंडरस्टूड है। क्लियर? ओके सर, यस। वो गिवन नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, एक्स का फंक्शन है, वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, वो गिवन होगा। ये सब कन्वेंशन ही है ना, वही। यस ओके, यस। ओके सर, थैंक यू। बाय।